दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो था जिसने उसे धक्का देकर पहाड़ से नीचे गिराया था। अगर पहाड़ पर उगे हुए पेड़ न होते तो शायद उसे जीने का ये दूसरा मौका नहीं मिलता। वो अपने आप से सोचने लगी कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। वो मुखौटा पहना आदमी राजकुमार था या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पूरी घटना का राजकुमार से कोई ना कोई संबंध तो जरूर था। राज्य की सीमाओं को फैलाने में मौर्य अर्जुना और उनकी वीर मौर्य सेना का बहुत योगदान था। उनसे खिलवाड़ करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। यहाँ तक कि अभी के महाराज भी मौर्य अर्जुना के प्रति विनम्र हैं। वो अब भी मौर्य महल की बहुत देखभाल करते हैं। लेकिन मौर्य खानदान की गिरावट स्पष्ट थी। मौर्य अर्जुना के 2 बेटे थे, एक की मौत हो गई और दूसरा अपाहिज हो गया। बची थी सिर्फ देविका, जिसे बस खुद पर घमंड था। मौर्य खानदान खतरे में दिखाई दे रहा था। ऐसा कहा जा सकता है कि आज का मौर्य महल सोया हुआ शेर है, क्योंकि महल के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मौर्य अर्जुना की अब उम्र होने लगी थी। वो 70 वर्ष से भी ज्यादा उम्र के थे। आखिर उन्होंने इतना कुछ सहा है, खास तौर पर उस युद्ध के बाद जिसमें उन्होंने अपने बड़े बेटे को खो दिया और छोटे बेटे को अपाहिज कर दिया। इन सभी कठिनाइयों का उनके स्वास्थ्य पर भी असर हुआ। उम्र के कारण उनका स्वास्थ्य और भी बिगड़ रहा था। उन्हें डर था कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। यह स्पष्ट है कि राजकुमार का मौर्य महल से कोई लेना देना नहीं है और वो देविका को चोट पहुंचाने का दुस्साहस भी रखते हैं। वो काली बिल्ली धीरे से बोली, मुझे लगा कि मेरी मालकिन का पुनः जन्म हुआ। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी मालकिन इस परिस्थिति में आ जाएंगी जहां उन्हें फिर अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। देविका उनकी बातों को कान लगाकर सुन रही थी। उस छोटी बिल्ली ने तुरंत अपना सिर अपने छोटे मुलायम पंजों के बीच छिपा लिया। अपनी पोती को शांत देकर मौर्य अर्जुना को लगा कि वो अब भी बहुत भयभीत है। उन्होंने अपनी पोती की ओर प्यार से देखकर कहा, तुम आराम करो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो अपने भाई को आवाज लगा देना। भाई? देविका याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अपने किसी भी भाई के होने की याद नहीं थी। मौर्य अर्जुना के सिर्फ 2 बेटे थे। बड़े बेटे उसके पिता थे और उसकी माँ की मृत्यु उसे जन्म देते ही हो गई थी। उस भयानक युद्ध में अपने पिता को उसने खूनी जंग के मैदान में खो दिया और उसके चाचा बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके कारण वो अब अपाहिज हैं। मौर्य अर्जुना ने पुकार लगाते हुए कहा, सूर्यांश, अंदर आइए और अपनी बहन का ख्याल रखिए। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। सूर्यांश का अति सुंदर चेहरा और रात की जैसी काली आंखें, मानो भगवान का सबसे उत्तम निर्माण वो ही हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादाजी। मौर्य अर्जुना ने बार बार देविका को आराम करने के लिए कहा। इससे पहले कि वो उन दोनों भाई बहन को अकेला छोड़ते, कमरे के एक तरफ देविका और दूसरी तरफ खड़ा था भगवान का सबसे उत्तम निर्माण सूर्यांश मौर्य। अगले पल एक काली परछाई देविका के करीब से गुजरी और उसके सामने वो काली बिल्ली उसकी रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। सूर्यांश उस बिल्ली की ओर बिना किसी डर के देखता रहा। वो बड़े आराम से बिस्तर की ओर चलता हुआ आया और एक कुर्सी पर बैठ गया। जब उसकी नजर देविका के चेहरे पर पड़ी, खतरनाक लगने वाला आदमी जो उसको अपना भाई कह रहा था, देविका उसकी ओर शांत मन से देख रही थी। मौर्य खानदान में कभी भी किसी सूर्यांश मौर्य का जिक्र नहीं था। वो आदमी जो कुर्सी पर बैठा था वो और कोई नहीं बल्कि वो आदमी था जिसने उसे गुफा से आजाद किया था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो समंदर जैसी नीली आंखें अब अंधेरे की तरह काली थीं। देविका ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या किया तुमने? देविका अपनी आंखों के कोने से उसे देख रही थी। जैसे उस आदमी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं बस तुम्हारा आभार चुका रहा हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, देविका ने कहा। मुस्कुराते हुए उस आदमी ने कहा, मैं दूसरों के सुनने वालों में से नहीं हूं। देविका को यह आदमी खतरे का साया लगने लगा। आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे महान मौर्य अर्जुना ने उसे अपने पोते के रूप में स्वीकार कर लिया? तुमने मेरे मौर्य खानदान के लोगों के साथ क्या किया है? सूर्यांश ने अपनी हल्की मुस्कान झलकाते हुए अपने हाथों के बीच बालों की तरह छोटे पतले सांप जैसा कुछ दिखाया और कहा, डरो मत, मैं बस इन छोटी चीजों को उनके शरीर के अंदर छोड़ देता हूँ और मैंने कुछ समय के लिए उनकी याददाश्त के साथ खिलवाड़ किया है। मैं किसी को भी यहाँ चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो काली बिल्ली अपने आप से सोचने लगी कि इस राक्षस को उसकी मालकिन ने इस बार बचाया है।
और वो पतली सांप जैसी कोई बहुत खतरनाक चीज है। वो किसी भी इंसान के शरीर के अंदर जाकर उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ कर सकते थे। बिल्ली के अलग अलग हाव भाव को देखकर उस आदमी ने पूछा, क्या ये बिल्ली तुम्हारी संबंधी आत्मा है? तुम्हें उससे क्या मतलब? उसके जवाब में कहा। हंसते हुए उस आदमी ने कहा, मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों पेश आ रही हो मेरी प्यारी बहन? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, देविका ने कहा। उसके सोच विचार उसके मन में खलबली मचा रहे थे। यह आदमी बहुत खतरनाक है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा अगर ये मौर्य महल में ज्यादा देर रुका। जैसे ही सूर्यांश अपनी आवाज धीमी करके हंसा, एक ताकत की लहर महसूस होने लगी जब वो सांप जैसी चीज उसकी उंगलियों पर नाच रही थी। इतनी भी बेरहम मत बनो, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं बस अपने दुश्मनों से अपना बदला लेना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती तो मेरे पास इन छोटे छोटे सांपों को तुम्हारे मौर्य महल के लोगों के शरीर के अंदर नष्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। बात बस ये है कि अगर इन चीजों को किसी के शरीर के अंदर जबरदस्ती नष्ट किया जाए तो मुझे डर है कि उन्हें काफी पीड़ा होगी। फिर न जाने क्या होगा तुम्हारे मौर्य महल का। गुस्से में आकर देविका ने उससे पूछा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बस मेरी एक छोटी सी मांग है, उसने जवाब देते हुए कहा। छोटी सी मांग? अगर मैं राजी नहीं हुई तो तुम सभी को मार डालोगे और इसे तुम एक छोटी सी मांग कह रहे हो। इतना घबराओ मत, बात बस ये है कि इस वक्त मैं कहीं और नहीं जा सकता। जब सही समय आएगा तब मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। जाने से पहले मैं तुम्हारी मेहरबानी को भी चुकाना चाहता हूं। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं यहां किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सूर्यांश ने मुस्कुराते हुए देविका से कहा। देविका ने डरी हुई आवाज में पूछा, तुम जाते जाते सभी को मारकर नहीं जाओगे? उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब जाने का समय आएगा तब मैं बिना किसी को चोट पहुंचाए यहां से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, देविका ने उससे कहा। सूर्यांश ने अपना सिर हिलाया, मानो जैसे उसे ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा हो। ये जानकर कि वो इस खतरनाक आदमी से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती, उसने बस अपनी आंखें बंद की और उसकी तरफ ध्यान न देते हुए सोने की कोशिश की। उस छोटी काली बिल्ली ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि फिलहाल के लिए ये आदमी उसकी मालकिन को हानि नहीं पहुंचा सकता था। वो देविका के बिस्तर पर बैठकर अपनी तेज आंखों से उस आदमी पर कड़ी नजर रख रही थी। ये आदमी बहुत खतरनाक है, उसने पहले कभी इतने खतरनाक आदमी को नहीं देखा था। सूर्यांश देख सकता था कि देविका अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी और उसने उसकी मांग स्वीकार कर ली थी। किस्मत से उसे उसकी आजादी फिर से मिल गई थी। चूंकि भगवान का आशीर्वाद उसके साथ था, उसने जो कुछ भी खोया है उसे यकीन था कि वो उन्हें अवश्य हासिल हो पाएगा। अपना बदला लेने के लिए पहले उसे अपने आप को और शक्तिशाली बनाना होगा। इस दिलचस्प लड़की से मिलने से शायद उसकी उदासी थोड़ी कम हो जाए। यहाँ रहना मनोरंजक होगा। अगले कुछ दिनों में राज्य के सबसे बेहतरीन डॉक्टर आकर देविका का इलाज कर रहे थे। तरह तरह की गोलियां और दवाइयां देविका के कमरे में भेजी जा रही थी। अगर वो खुद का इलाज कर पाती तो वो वहीं करती। उन सफेद बालों वाले डॉक्टर को उसका इलाज करते हुए देखकर देविका गुस्से में आग बबूला हो रही थी। वो बेवकूफ थे, सभी के सभी बेवकूफ। अगर वो उनकी जगह होती तो ये सभी चोटें ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में ठीक हो सकती थी। और ये सभी बेवकूफ डॉक्टर 1 महीने से ज्यादा का वक्त कह रहे हैं, क्योंकि उसके घाव बहुत गंभीर थे। वो उनका इलाज खुद नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसके पास और कोई चारा नहीं सिवाय 1 महीने तक बिस्तर पर लेटे रहने के। इस दौरान उसके दादाजी रोज उसका हालचाल पूछने आया करते थे। सूर्यांश ज्यादातर उससे मिलने नहीं आता था। जब 1 महीने के बाद वो आखिरकार अपने पैरों पर चल सकती थी, तब सूर्यांश उसके कमरे के दरवाजे पर आ पहुंचा। आखिरकार तुम अब काफी ज्यादा बेहतर लग रही हो, उसने दरवाजे के पास खड़े होकर हंसते हुए कहा। मुझे कपड़े बदलने हैं, देविका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि उसे वहां से दफा हो जाना चाहिए। लेकिन सूर्यांश उस बात को समझ नहीं पाया। वहां से जाने के बजाय वो देविका की ओर बढ़ा और उसने धीरे से अपने हाथों से देविका को उठाया। छोटी बिल्ली के रोंगटे खड़े हो गए। अपने मन में उसने चिल्लाया, शैतान, मेरी मालकिन को अभी नीचे रखो। बहना, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, अपने आप को इस तरह से परेशान मत करो। ऐसी हालत में एक भाई ही तो अपनी बहन की मदद कर सकता है। सूर्यांश उस बिल्ली की तीखी नजरों पर ध्यान न देते हुए अपनी प्यारी बहन को बिस्तर की ओर लेकर गया। उसने अलमारी से उसके लिए नए कपड़े निकाले और देविका के कपड़े बदलने में मदद करने लगा। देविका का दिमाग काम करना बंद हो गया था।
और वो दंग रह गई जैसे ही सूर्यांश उसके करीब आने लगा। मेडिकल परिस्थिति के अलावा देविका कभी भी किसी लड़के के इतने करीब नहीं आई थी। देविका उसे इतने गुस्से से देख रही थी मानो जैसे उसके मन में ज्वाला फूट रही हो। इस परिस्थिति में सिर्फ वो काली बिल्ली सही ढंग से बर्ताव कर रही थी। उनका इतना गलत फायदा उठाया जा रहा था और वो खामोश थी। शांत रहने का समय नहीं है मालकिन, एक जोरदार थप्पड़ मारिए उसे। देविका वहां डरी हुई बैठी थी। बिना उसका विरोध किए उसका शांत स्वभाव देखकर वो थोड़ा चौंक गया। उसके कपड़े बदलने के बाद वो मुस्कुराया। वो देविका को उठाकर उसके कमरे के बाहर ले जाने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? देविका ने आखिरकार अपना मुंह खोलकर पूछा। उसने बिल्ली की तरफ अपना हाथ लहराया और वो उछल कर काले धुएं में बदल गई। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, सूर्यांश ने मुस्कुराते हुए देविका से कहा। मौर्य महल के ग्रैंड हॉल में मेहमानों को चाय परोसी जा रही थी। कार्यक्रम के आयोजक एक बहुत ही अच्छे दिखने वाले करीब करीब 30-32 साल के आदमी रहे होंगे। उन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो एक व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। ये बहुत दुख की बात थी कि इतना अच्छा आदमी अपाहिज था। उनके दाहिनी तरफ एक और आदमी सोने से पिरोया हुआ पीले रंग का रेशमी कपड़ा पहने हुए बैठा था। वो दिखने में सुंदर था, लेकिन बहुत घमंडी नजर आ रहा था। व्हील चेयर पर बैठे हुए शख्स ने सबसे निवेदन करते हुए कहा, कृपया देविका के आने का इंतजार कीजिए। वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए उसे आने में थोड़ी देर लगेगी। व्हील चेयर पर बैठा आदमी और कोई नहीं बल्कि मौर्य अर्जुना के छोटे बेटे गौरव मौर्य थे। राजकुमार तरुण ने अपना सर हिलाया और देविका का इंतजार करने लगा। हालांकि वो देविका के मंगेतर थे। इस पूरे 1 महीने के दौरान वो आज पहली बार देविका से मिलने आए थे। और तो और वो अपने साथ एक दूसरी औरत को भी साथ लेकर आए थे। जाहिर सी बात है, इस बात से गौरव मौर्य खुश नहीं थे। जल्द ही सूर्यांश हॉल में आए। उससे देखकर राजकुमार तरुण के चेहरे पर से रंग उड़ गया। ऐसा कहा जा सकता है कि राजकुमार तरुण मौर्य राज्य के सबसे सुंदर दिखने वाले आदमी थे, लेकिन अब उनकी मंगेतर उनसे कहीं ज्यादा सुंदर शख्स की बाहों में थी। देविका अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और इस कारण उसके हल्की हल्की गुलाबी चेहरे का रंग उड़कर थोड़ा सफेद पड़ गया था। उसका चेहरा बिल्कुल एक मुरझाए हुए सफेद कमल के जैसा दिख रहा था। वो एक अनजान की बाहों में शांति से बसी हुई थी। उस घमंडी देविका की जगह अब एक नाजुक और शांत सुंदर लड़की थी। राजकुमार तरुण को देविका से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। ये बात राज्य में सभी को भली भांति मालूम है। उनकी शादी सिर्फ मौर्य अर्जुना से डर के कारण हो रही थी, क्योंकि मौर्य अर्जुना का मौर्य सेना पर पूरा नियंत्रण था। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो देविका को किसी और की बाहों में देखकर खुश था। राजकुमार तरुण तेवर में आकर पूछते हैं, और ये कौन है? गौरव मौर्य ने कहा, ये सूर्यांश मौर्य हैं, देविका के भाई। क्या? राजकुमार तरुण के चेहरे का भाव बदल गया। मौर्य महल की तीसरी पीढ़ी में सिर्फ एक ही इंसान है। ये सूर्यांश कौन है? क्या इसका मतलब ये है कि शाही परिवार ने पहले ही सावधानी बरती थी और देविका के एक भाई होने की बात सबसे छिपाई थी? राजकुमार तरुण मन ही मन सोचने लगे। गौरव मौर्य ने कहा, नहीं, सूर्यांश अनाथ है। उसकी परवरिश मेरे पिता द्वारा की गई थी। इस बार क्योंकि देविका बहुत गंभीर तरह से घायल थी, पिताजी के नाजुक स्वास्थ्य और मेरे अपाहिज होने के कारण हमने सूर्यांश को देविका का ख्याल रखने के लिए यहाँ बुलाया है। उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था। ये सुनकर राजकुमार तरुण ने राहत की सांस ली। शुरुआत से ही राजकुमार तरुण को देविका की कोई परवाह नहीं थी। सूर्यांश और देविका अपनी जगह पर बैठ गए। अपने सामने बैठे 2 लोगों को देविका गौर से देख रही थी। तो ये है वो आदमी जिससे असली देविका इतना पसंद करती थी। लेकिन बगल में बैठी औरत के बारे में उसे कुछ याद नहीं था। मेरे पिताजी को जब पता चला कि देविका घायल है तो उन्होंने कुछ दवाइयां भेजी थी। तेजा श्री राज्य में ही थी और इसीलिए मैंने उसे यहाँ आने की बात कही और तुम्हारे घाव को देखने के लिए कहा। तेजा श्री मेडिसिन में बहुत जानकारी रखती है और इसीलिए बेहतर होगा कि वो तुम्हारी जांच करे। उसका उदासी चेहरा फिर दिखाई देने लगा, लेकिन जब भी वो इस औरत का नाम लेता तब वो उसकी तरफ प्यार से देखता और नाम लेते वक्त उसकी आवाज बहुत कोमल होती। जिस तरह से वो उसकी ओर देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी प्रेमिका की तरफ देख रहा हो। तो कहानी में आगे क्या होगा ये बताने के लिए जल्द लौटेंगे।